हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे बैंकिंग आवर कोर्स में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम जो पहले से कोर्स चालू किए थे, देखते हैं क्या क्या हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस का ये पार्ट बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग कवर कर चुके हैं, आरबीआई और इट्स फंक्शन भी कवर कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दी आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दी आरबीआई, ये वाला टॉपिक हम आज कवर करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टर्म्स है जिनको आप लोग को जानने हैं। ठीक है, तो हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज से मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसके टूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, चलिए पहले जानते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस टेकन बाय द सेंट्रल बैंक लाइक फेडरल रिजर्व इन द यूएस, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है, एक एक्शन होता है। कौन लेता है ये? किसी भी देश का सेंट्रल बैंक लेता है ये एक्शन। ठीक है, कौन लेता है? किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। जैसे फेडरल रिजर्व बैंक है, ये है यूएसए का। ठीक है, जैसे हमारा आरबीआई है इंडिया का, उनका फेडरल रिजर्व बैंक है। फेडरल बैंक नहीं, याद रखिएगा, फेडरल बैंक एक इंडिया का प्राइवेट बैंक है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये है अमेरिका का सेंट्रल बैंक। ठीक है, यूएसए का सेंट्रल बैंक। वैसे ही यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उनका, और हमारा इंडिया में है कौन? आरबीआई। ठीक है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू एक्शंस टेकन बाय द सेंट्रल बैंक of any country to manage the economy by controlling the money supply and interest rate। तो इनमें दो चीज़ें होते हैं, मनी सप्लाई को क्या कराता है? कंट्रोल कराता है, और इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल कराता है। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को आगे देखते जाइए। ठीक है, इट्स मेन गोल्स आर टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए। कंट्रोल इन्फ्लेशन, जैसे कि प्राइस प्रोडक्ट के बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और एनकरेज एम्प्लॉयमेंट, और देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करना होता है। और एक चीज़ है सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, याद रखिएगा, देश को हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है इससे। ठीक है, कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ, जो मॉनेटरी पॉलिसी है किसी भी देश का है, वो उसका सेंट्रल बैंक इसको मैनेज करता है या फिर ऑपरेट करता है, और इसके थ्रू वो एक्शन लेता है। कौन लेता है? किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? मेन गोल आर टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, वो कंट्रोल इन्फ्लेशन, एनकरेज एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आपको इतना याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और एक बार बता देता चाहूँगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है ना, इसका हम और एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो आपको इसकी सिर्फ कमेटी के बारे में डिटेल में बताएगा। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, याद हो रहा है आपको? तो चलिए जानते हैं, थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड्स फॉर एन एम्पावरमेंट 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है, ये इसका सेक्शन 45ZB बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जामिनेशन आने में इसका बहुत चांसेस है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे अभी लास्ट ईयर 2024 में किसी बैंक एग्जाम में ये पूछा था कि आरबीआई जो बना गया था उसका पेड ऑफ कैपिटल कितना था। ठीक है, उसका आंसर होगा 5 करोड़। क्या होगा? 5 करोड़ रुपीज़। तो ये भी पूछ सकते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई एक्ट का कौन सा सेक्शन के अंडर आता है? 45ZB, ये भी पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, आपको याद करना होगा। प्रोवाइड्स फॉर एन एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए? वो है 6 मेंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द मेजर प्रोविजंस विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कुछ प्रोविजंस हम जानेंगे। ठीक है, याद रखना पड़ेगा हर एक पॉइंट को आपको। द कमिटी इज टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर, कम से कम 4 बार होनी चाहिए। कम से कम जो कमेटी मीटिंग होगा कम से कम 4 बार होना चाहिए। अभी रिसेंटली फरवरी में हुआ था, ठीक है, फरवरी 2025 में हुआ था। तो जिसमें से रेपो रेट को 0.25 कम कर दिया गया था, 0.25 कम करा था रेपो रेट को। ठीक है,
तो चलिए अब बोला है एटलीस्ट 4 टाइम्स, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, देखो किसी भी कारण से देश में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी वाले बोल रहे हैं कि हम तो 4 ही बार आएंगे, तो हम अभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको वो जो कमेटी है वो मीट करते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़रूरी है तो मीटिंग करेंगे तो इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए, ठीक है। जैसे द कमिटीज मीट टू एटलीस्ट 4 टाइम्स एक साल में, जैसे हर क्वार्टर में एक बार इनका मीटिंग हो जाता है, ठीक है। अगर ठीक ठाक चल रहा हो तो द कमिटी विल हैव 6 मेंबर्स, ये मैं हम जान चुके हैं पहले कि 6 मेंबर होंगे और साल में मिनिमम 4 बार इनका मीटिंग होगा, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अगर मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स है वो कितने टाइम के लिए रहेंगे, एक इलेक्ट हुए तो ऑफिस में कितने टाइम के लिए रहेंगे, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और ये लोग एक बार हो गए ना, 4 साल हो गया इनका, और शैल नॉट बी, ये लोग रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकेंगे, ठीक है, इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं करा जा सकता। सेकेंड, द कोरम फॉर ए मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज 4 मेंबर्स। कोरम क्या होता है, जैसे 6 मेंबर है और 3 लोग राजी हो गए कि रेपो रेट को हम कांस्टेंट रखेंगे, और 3 लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग रेपो रेट को कम करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, 4 लोग जिस साइड में होंगे उसी साइड में कोरम जाएगा, उसी साइड में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन 3 तो ये हो रहे हैं ना, तो अगर इसी सिचुएशन में तो क्या होगा, आरबीआई का गवर्नर जो होंगे उनका वोट मांगा जाएगा कि आप किस साइड हो, जिस साइड आरबीआई का गवर्नर होंगे उसी साइड का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। आपको और एक बार बता देता हूँ, कोरम जो होता है, जो मेजोरिटी होता है उसको कोरम बोलते हैं, ठीक है। मेजोरिटी जिस साइड में होगा उसी साइड में, जैसे 6 मेंबर है तो 4 मेंबर जिस साइड में, 3 तो इक्वल हो जाएगा ना, 4 मेंबर जिस साइड होंगे उसी साइड को माना जाएगा कि उनकी जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, रेपो रेट कम करेंगे, बढ़ाएंगे, CRR SLR, ये सब जो कुछ भी है इनके रिलेटेड जो भी डिसीजन ये लोग लेंगे, मेजोरिटी जो लेगा वही। अगर किसी कारण 3 हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बोथ साइड, तो आरबीआई का गवर्नर जिस साइड का वोट डालेंगे उसी के साइड डिसीजन चला जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, 45 ZB के अंडर इसका डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 में। 6 मेंबर होते हैं, और क्या होता है, मिनिमम 4 टाइम्स मीटिंग होता है, जैसे हर एक क्वार्टर में एक बार हो जाता है, ठीक है, और 3 महीने में एक बार हो जाता है मीटिंग। सेकेंड, द कमिटी विल हैव 6 मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी शैल होल्ड ऑफिस 4 ईयर्स, ऑफिस में 4 साल तक रहेंगे और रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा इनको, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। और एक बार जान लेते हैं, द कोरम फॉर द मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉर 4 मेंबर्स, और जो कोरम में मेजोरिटी है 4 मेंबर का होता है, और अगर इक्वल होता है तो आरबीआई का गवर्नर का वोट मांगा जाता है कि आप वोट दो, जिस साइड आप देंगे उसी साइड का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में जानते हैं। इसी वीडियो में हम पूरा टूल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स को हम जान लेंगे ये लोग क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम सेपरेट करके वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज को बाय और सेल करा जाता है ओपन मार्केट में, ताकि गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे किसी कारण मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा क्योंकि लोग जाके सब कुछ खरीदने वाले होंगे, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हम ना आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए यहाँ पे, इतना याद रखिएगा आपको, आप ना डिमांड कभी भी बढ़ा सकते हो। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि मैं हर एक आदमी को 5-10 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है, तो सब चले जाएंगे मार्केट से कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए चले जाएंगे ना, पैसा मिल रहा है, तो क्या होगा, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा सकते ना, समझ रहे हो, किसी भी मार्केट में गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हम लोग, ठीक है। एट ए टाइम इंस्टेंट बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन डिमांड इंस्टेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट किसी को पैसा दे दिया तो वो इंस्टेंट बढ़ जाएगा ना उसका प्राइस। तो देखते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, ठीक है। अगर पता चल रहा है कि लोगों के पास बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है पर लोगों के पास है, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज सेल करेंगे मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए अपना पैसा वहाँ दे देंगे,
क्योंकि वो सेफ रहेगा। गवर्नमेंट का सिक्योरिटी क्या होता है, उससे लोगों को सेफ इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। वो ऐसा नहीं होगा ना कि गवर्नमेंट ही डूब जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, रिजर्व रिक्वायरमेंट, एडजस्टिंग द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट होल्ड आज रिजर्व्स, ये होता है CRR, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक के बाद एक सब पढ़ेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको CRR के बारे में बता दूंगा। ये होता है पॉलिसी रेट, थर्ड नंबर पे आता है चेंजिंग इंटरेस्ट रेट लाइक रेपो रेट एंड डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट को बैंक रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक रेट। टू इन्फ्लुएंस बोरोइंग एंड लेंडिंग, रेपो रेट और डिस्काउंट रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में भी हम जो पार्ट 2 होगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो और एक पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो मैं यहाँ पे बोला था ना, CRR ये होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। CRR में क्या होता है, बैंक को हर एक बैंक को क्या होता है, कंपलसरी होता है कि आप कुछ परसेंटेज अपना नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे, ठीक है, डिपॉजिट करके रखेंगे। ये CRR होता है। लेकिन SLR क्या होता है, इसमें बैंक को कहा जाता है कि आप अपने पास रखो। CRR में तो वो RBI के पास रखते हैं, लेकिन SLR में वो खुद के पास रखते हैं। बैंक क्या रखते हैं खुद के पास, रिक्वायरिंग बैंक्स टू होल्ड ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ देयर NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, NDTL इन लिक्विड एसेट, ठीक है, वो अपने पास रखते हैं। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में हो गया, बॉन्ड के फॉर्म में हो गया, ठीक है, गोल्ड के फॉर्म में हो गया, ठीक है, इन सब फॉर्मेट में वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। कौन? SLR के फॉर्मेट में बैंक सब अपने पास रखते हैं ये सब, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल, डायरेक्टिंग बैंक्स टू लेंड टू ए स्पेसिफिक सेक्टर और लिमिट क्रेडिट लाइन इन सर्टेन एरियाज। तो ये क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल, मतलब वो बैंक्स को डायरेक्ट करते हैं कि तो आप सब इसी सेक्टर को लोन दीजिए। जैसे कोई ग्रीन सेक्टर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आप सब इसी सेक्टर को लोन दीजिए, लोन देने की प्रयास कीजिए रादर देन किसी और सेक्टर को, ठीक है। ये उनको बैंक्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता है, या फिर लिमिट क्रेडिट इन सर्टेन एरियाज, या फिर किसी एरिया को वो बोल देते हैं, किसी एरिया को, इस फील्ड को आप लोग क्रेडिट मत दीजिए, ठीक है। ये लोग बैंक्स को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। बैंक्स को बोलते हैं कि तुम इस सेक्शन को लोन दो, इस सेक्शन को लोन मत दो, ठीक है। ये इनको डायरेक्शन मिलता है। मोरल सुएशन क्या होता है, परस्यूइंग और एडवाइजिंग बैंक्स टू फॉलो स्पेसिफिक पॉलिसीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों के लिए आप कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज को फॉलो करो, ये बैंक को बोला जाता है। कौन बोलता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलता है, ठीक है। नंबर 3 पर आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको समझना, ठीक है। जब हम बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, बैंक के पास लोन के लिए गए तो बैंक बोलेगा ठीक है, आपके पास को तो कोलैटरल रखने के लिए होगा ना, गोल्ड या फिर ज़मीन, अपना जो लैंड जो कुछ भी है, बिल्डिंग है, तो आप हमको उसको कोलैटरल फॉर्म में दे दीजिए, उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। फिर आप मान लीजिए गोल्ड लेके गए हो और 1 लाख रुपए का गोल्ड बैंक को दिए, ठीक है, गोल्ड दे दिए, तो बैंक आपको कितना लोन देगा? 1 लाख से ज़्यादा देगा? नहीं देगा, वो उससे थोड़ा कम देगा। मान लीजिए 90K दिया, 90,000 आपको लोन दिया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना 10,000 का, ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलता है कि आप मार्जिन रिक्वायरमेंट, आप कितना मार्जिन रखेंगे कितने लोन पर, इसका भी गाइडेंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैंक्स को देता है, ठीक है। चलिए और एक लास्ट वाला जानते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन्स देना मना कर देते हैं बैंक्स, ठीक है। और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और स्पेकुलेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और स्पेकुलेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड सेक्शन को बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स को बोल देता है कि आप लोन इस सेक्टर को मत दो, ठीक है। तो इतना आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ेंगे जब ये सब एक के बाद एक टूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम CRR के बारे में जानेंगे, यहाँ पे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और क्या है, और बैंक रेट, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे SLR के बारे में जानेंगे, और क्या रहेगा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, और क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे एक के बाद हम इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, वो उसका पार्ट 2 में, इसी क्लास का पार्ट 2 में हम लोग ये सब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा जो चीज़ है, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पूरा डिटेल में हर एक टूल को
बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि वो आपको रिकमेंड नहीं होगा बनना वीडियोज़, ठीक है। रुकते हैं।